बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अगर हायर ऑर्डर का मतलब क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ऑर्डर ग्रेटर देन वन हो, ठीक है, तो हम उन्हें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और ऑर्डर हमें पता है कि क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसे हम ऑर्डर कहते हैं। अच्छा जी, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं सेकंड और थर्ड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। और लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि किसके कोएफिशिएंट कांस्टेंट होने चाहिए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट और उसके डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट कांस्टेंट होने चाहिए। तो ये याद रखिएगा कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की हो, थर्ड की हो, फोर्थ, किसी भी ऑर्डर की हो, लेकिन अगर उसके कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है तो फिर जो टेक्निक हम पढ़ रहे हैं ये अप्लाई नहीं होगी। तो ये जो टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने जा रहे हैं, होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हायर ऑर्डर की है, इसके लिए शर्त ये है कि कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, तो कोएफिशिएंट होने चाहिए कांस्टेंट्स, तब ये टेक्निक लगेगी, वरना ये टेक्निक नहीं लगेगी। और इक्वेशन लीनियर भी होनी चाहिए, वो हम पहले ही फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट में बड़ी डिटेल में देख चुके हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर क्या होती हैं, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एक इक्वेशन को जो होमोजीनियस है उसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है जी, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। इन टोटल 4 केसेस हैं और हम वन बाय वन ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिएगा, सॉल्व, किसको सॉल्व करना है जी, d2y/dx² -8 dy/dx प्लस 15y = 0। अच्छा, अब हमने कुछ चीज़ें, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, भले आप एग्ज़ाम में ये चीज़ें लिखें नहीं, ठीक है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए इस इक्वेशन के बारे में। देखें, सबसे पहली बात तो ये है इस इक्वेशन के बारे में कि ये सेकंड ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर है। ये बार बार लिखें ताकि आपके जहन में कॉन्सेप्ट बैठ जाए, ये ऑर्डर, फिर ये ऐसा होगा कि आपको ये याद भी नहीं करने पड़ेंगे और आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी ये चीज़ें। अच्छा, एक तो ये सेकंड ऑर्डर है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि कोएफिशिएंट चेक करें। सेकंड डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1, फर्स्ट डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट -8 और y का कोएफिशिएंट 15। तो ये सारे कोएफिशिएंट क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो कोएफिशिएंट्स क्या हैं जी, कांस्टेंट्स हैं। हमें किसके कोएफिशिएंट देखने हैं, y के, और y के जो डेरिवेटिव है, और y से मुराद हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है, ये होमोजीनियस है ये इक्वेशन। होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि इसमें सोर्स टर्म नहीं है। ठीक है, और ठीक है, सोर्स टर्म इज 0, इसलिए ये होमोजीनियस है। और सोर्स टर्म हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि उस टर्म को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी या तो x हो या वो कोई कांस्टेंट टर्म हो। तो ऐसी कोई टर्म नहीं है, लिहाजा ये होमोजीनियस है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम इसे सॉल्व करने जाते हैं। तो जब भी आप याद रखिएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो बेसिक जो स्टेप्स हैं वो 3 हैं। ठीक है, जो स्टेप्स हैं वो बेसिक हैं, वो 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट जो है वो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होगी। ठीक है, राइट दी, जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, राइट दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन का एक और नाम भी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, फिर सेकंड जो काम है वो ये करना है कि सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन,
अच्छा, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम सी डॉट ई क्यू लिखेंगे, ठीक है, सॉल्व दी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और तीसरा स्टेप क्या होता है कि राइट द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एच डी ई लिखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। इन पे हम बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे, ये परेशान नहीं होना है, बस जस्ट ये देखना है कि ये 3 स्टेप्स हैं। अब ये 3 स्टेप्स जब हम 1 बाय 1 करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बहुत सिंपल होती है, आपने क्या करना है, बहुत, ठीक है, हम डायरेक्ट, मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ। जब हम वाई पी की तरफ आएंगे ना, मतलब जब हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करेंगे, फिर थोड़ा और डिटेल में चले जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप नंबर 1। इसमें हम ये करेंगे कि इसमें हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है राइट दी ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि आपने जस्ट लिखना है उसको, कोई बहुत ही कोई काम नहीं करना हमें कि उसको फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई स्टेप्स करने हैं, आपने जस्ट लिखना है। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव, अच्छा इसका कोएफिशिएंट है 1, तो सेकंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट है 1 तो मैं लिखूंगा 1, और सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ मैं लिखूंगा m स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, m ज़रूरी नहीं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, m की जगह आप n यूज़ कर सकते हैं, l यूज़ कर सकते हैं, बस हम m यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, -8। अच्छा, जब सेकंड डेरिवेटिव होगा तो m स्क्वायर लिखेंगे, थर्ड डेरिवेटिव होगा तो m क्यूब लिखेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव होगा तो m की पावर 4, इस तरह फिफ्थ डेरिवेटिव तो m की पावर 5, nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो m की पावर n। अच्छा, यहाँ m स्क्वायर -8 एज इट इज़, ये कौन सा डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो यहाँ मैं लिखूंगा m प्लस, अच्छा वाई शाय नहीं लिखना है, ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने का शॉर्टकट है, ठीक है, +15, यहाँ मैं लिखूंगा 15, डेरिवेटिव नहीं है तो m भी नहीं लिखूंगा, इज इक्वल टू 0। दोबारा देख लें, सेकंड डेरिवेटिव है तो उसकी जगह आप लिखेंगे m स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो उसकी जगह आप लिखेंगे m, यहाँ डेरिवेटिव नहीं है तो आप सिंपली सिर्फ ये कांस्टेंट लिखेंगे 15, ठीक है। ये जो इक्वेशन आपके सामने आई है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं बच्चों, ये जो इक्वेशन आई है जिसको हम इक्वेशन 2 कह रहे हैं, ये है बच्चों ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आई हुई है, ये इक्वेशन जो है इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप होता है कि राइट दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, या इसको हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये इसे मैं बॉक्स करा देता हूँ। तो पहला स्टेप क्या होता है कि जी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिखते हैं। अच्छा जी, तो ये है जी राइट दी ऑक्सिलरी इक्वेशन या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैसे लिखते हैं, बड़ा सिंपल है। अब सॉल्व द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 2, सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये सेकंड स्टेप है। कैसे करेंगे जी, कर लेते हैं जी, m स्क्वायर -8m + 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये सिंपली आप देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अभी अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो इसको मैं ये लिखूँगा, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, +15 इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि अब पेयर बना के कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन आएगा m, तो अंदर बचेगा m -5।
अच्छा ये याद रखिएगा, जब इस वाले पेयर से कॉमन लेते हैं ना, तो अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है, चाहे अंदर हो या ना हो। ये -3 और -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा m और यहाँ रह जाएगा -5। साइन इसलिए चेंज हुए हैं कि मैंने माइनस कॉमन लिया, ठीक है। अच्छा जी ये चीज़ बन गई। अब m-5 और m-5 कॉमन है, ये आ गया m-5 और ये आ गया m-3 इज इक्वल टू 0। बड़ा सिंपल आइडिया है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और रिजल्ट 0 आ रहा है, तो हम दोनों को 0 के बराबर ले लेंगे और क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे कि इधर m-5 इज़ 0 और m-3 इज़ 0। यहाँ से m की वैल्यू आएगी 5 और यहाँ से m की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो m की कितनी वैल्यूज़ आई हैं, 2 वैल्यूज़ आई हैं। अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं दोबारा, ठीक है। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दी हुई है आपने उसको चेक करना है कि वो होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस है तो ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बना लेंगे, ठीक है। फिर ये चेक करना है जी कि वो कोएफिशिएंट उसके कांस्टेंट है या नहीं। अगर कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है तो ये मेथड नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, और इक्वेशन क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, थर्ड ऑर्डर को भी अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस एग्जांपल के बाद फोर्थ ऑर्डर भी हो सकती है, फिफ्थ भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, ये देखने के बाद आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट लिखनी है। सेकंड डेरिवेटिव की जगह m², फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह m, और जहाँ डेरिवेटिव नहीं है, जैसे यहाँ डेरिवेटिव नहीं है सिर्फ y है, तो यहाँ मैं सिर्फ ये 15 लिखूँगा, ठीक है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, तो पहला स्टेप ये है कि राइट दी ऑक्सिलरी इक्वेशन। दूसरा स्टेप ये है कि सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक या ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो वो मैंने सॉल्व कर दिया। m की वैल्यू आ गई है 5 और m की वैल्यू आ गई है 3। अच्छा अब हम यहाँ पे एक एक छोटी सी बात लिखने वाले हैं, ठीक है, इन रूट्स के मुतालिक। ये जो रूट्स आए हैं ये कैसे हैं, रूट्स ऑफ characteristic equation are real and different। ये जो रूट्स आए हैं ये देखें ना, एक 5 है एक 3 है, इसमें आयोटा नहीं है तो ये रियल हो गए। और दूसरी बात ये है कि रियल होने के साथ साथ ये डिफरेंट भी हैं, ठीक है। इन एक 5 है दूसरा 3 है, तो जब भी याद रखिएगा आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो रूट्स आएंगे वो रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3-4 तरह के रूट्स आ सकते हैं आपके पास, टोटल 4 तरह के। नंबर 1 ऐसा हो सकता है जैसे इस केस में हो रहा है, रूट्स रियल आ रहे हैं और डिफरेंट आ रहे हैं, यानी ये 5 है तो ये 3 है, डिफरेंट है। एक और केस क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये 5 है तो अगला भी 5 आ जाए, तो फिर हम कहेंगे रूट्स रियल हैं और रिपीटेड हैं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि रूट कॉम्प्लेक्स हो डिफरेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि रूट कॉम्प्लेक्स हो और इक्वल हो, ठीक है। तो टोटल 4 केसेस बनते हैं। तो हम पहला केस पढ़ेंगे कि जब फर्स्ट केस है हमारे पास कि जब रूट्स रियल हो और डिफरेंट हो, ठीक है। तो हमने अच्छा अभी तक हमने क्या कर लिया है, हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिए, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के साथ साथ हमने उसको सॉल्व भी कर लिया। सॉल्व करने के बाद जो रूट्स थे वो कैसे हैं, अच्छा जी, तो when roots of auxiliary equation are real and different, ये हमारा है जी केस नंबर 1, ठीक है। अब रूट ये केस है, ठीक है। अब रूट्स क्या आए हैं, रियल आए हैं और डिफरेंट आए हैं। m की एक वैल्यू आई है जनाब क्या 5, m की जो दूसरी वैल्यू आई है वो आई है 3। तो आपने सिंपली एक काम करना है, एक रूट का नाम रखना है m1, दूसरे का नाम रखना है m2, ठीक है।
और यहाँ देखिएगा ये जो 3 स्टेप लिखे गए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिख सकते हैं, यस सर अब हम लिख सकते हैं। उसको सॉल्व करना है जी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी हमने सॉल्व किया। तीसरा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्या लिखा हुआ है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने सॉल्व की है उनके रूट्स की नेचर को देखते हुए आपने सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो रूट्स की नेचर क्या है, रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल, एक तो रियल है प्लस डिफरेंट है, डिफरेंट को डिस्टिंक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट है, तो सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप, स्टेप 3 में अब क्या है, सॉल्यूशन लिखेंगे आप। अच्छा, सॉल्यूशन के लिए भी देखिएगा। अच्छा देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें y है, यानी y का डेरिवेटिव लिया गया है, x के रिस्पेक्ट से लिया गया है, तो इसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें x है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ही यही है। वैसे तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन हम बहुत पहले भी कर चुके हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप y फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ x जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, यानी एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जिसमें y भी हो x भी हो, और वो जब मैं यहाँ पुट कर दूँ, यानी y की जगह y पुट कर दूँ, y के डेरिवेटिव की जगह y का डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, तो ये ज़ीरो आना चाहिए। तो बेसिकली मुझे y और x के दरमियान एक रिलेशन मालूम करना है, वो रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो y बराबर होगा किसके, c1 सम कांस्टेंट e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। ठीक है, ये आपका क्या है जी, ये हमारा सॉल्यूशन है ये। मगर आप सॉल्यूशन को ऐसा कब लिखेंगे, जब रूट्स क्या होंगे, रियल और डिफरेंट। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, ये इक्वेशन किस ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, इसलिए ये जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है ये क्वाड्रेटिक है। अगर ये थर्ड ऑर्डर की होती तो ये क्यूबिक बनती, अगर ये फोर्थ ऑर्डर की होती तो फिर यहाँ जो इक्वेशन बनती वो बाय क्वाड्रेटिक होती, यानी m के ऊपर पावर 4 होता। अच्छा, चूंकि ये सेकंड ऑर्डर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो m की 2 वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, तो m की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक का नाम रखेंगे। अगर ये थर्ड ऑर्डर की होती तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनती, तो m की कितनी वैल्यूज़ आती, 3। फिर एक को m1 कहते हैं, एक को m2, एक को m3। ठीक है, तो ये हमने एक को m1 कह दिया, दूसरे को m2 कह दिया, और ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन ये हमारा सॉल्यूशन कब होगा, इस पे शर्त है कि रूट्स जब रियल होंगे और डिफरेंट। तो ये रूट्स रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं। तो अब आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से m1 और m2 की वैल्यू पुट करनी है। ये c1 e की पावर m1 ये 5x प्लस c2 e और ये 3x। अच्छा, एक बात और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है, m की 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो चूंकि सेकंड ऑर्डर की है ये इक्वेशन, तो इसके सॉल्यूशन के अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। ये आपको नज़र आ रहे हैं, c1 और ये c2, इनको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। ये 2 होंगे, और ये 2 क्यों होंगे, क्योंकि इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की। ये हमारा क्या है जी, सॉल्यूशन है। ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अच्छा, इधर एक और बात भी नोट करें, आपकी मर्जी है इसको m1 कह दें या इसको m1 कह दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ केस नंबर 1 पढ़ेंगे, जब रूट्स रियल होंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या और डिफरेंट होंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स देखते हैं छोटी छोटी। ठीक है जी, अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 की तरफ आएँ। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो ये लिखी हुई है d2y/dx² माइनस 3dy/dx प्लस 2y = 0। इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है जी,
तो सॉल्यूशन इसका बड़ा सिंपल है, ठीक है। आप लोगों ने देखे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते थे, अगर याद हो आपको, स्टेप नंबर 1 में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। जो भी आपकी मर्ज़ी, जो नाम आपको आसान लगे वो, ठीक है, लिखा करें। ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करेंगे जी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को? वेरी सिंपल आइडिया। सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये डबल डेरिवेटिव है तो इसकी जगह मैं लिखूंगा, सॉरी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कैसे करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव की जगह मैं लिखूंगा एम स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज़। फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसकी जगह लिखूंगा एम, और यहाँ डेरिवेटिव नहीं है तो जस्ट ये कांस्टेंट लिखूंगा इज इक्वल टू 0। ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना ये स्टेप 2 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसको फैक्टराइज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से। m कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा m-2, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा m-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m-2 कॉमन बचेगा m-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों को 0 के बराबर ले लेंगे, ठीक है। m-2 भी 0 के बराबर और m-1 भी 0, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रिजल्ट 0 आ रहा है, तो दोनों को हम 0 के बराबर सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, 2। यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ से m की वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। अब आप देखें ना, यहाँ से जो m की वैल्यू आ रही है और यहाँ से जो m की वैल्यू आ रही है, इनकी क्या खसूसियत है। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, राइट द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। भाई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिखने में कैसे, उसके रूट्स कैसे हैं, देखें ना इनकी नेचर कैसी है। दोनों 2 और 1, 2 और 1 का मतलब क्या है, ये रियल है तो ये रियल है, और रियल होने के साथ साथ ये डिफरेंट भी हैं, ठीक है। तो सिंस रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, therefore सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन क्या होगा जी। अच्छा, जब रूट्स रियल और डिफरेंट है तो एक का नाम हम रखेंगे m1, दूसरे का नाम रखेंगे m2, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हमारा ये होगा कि जो y है वो बराबर होगा किसके, C1 यानी सम कांस्टेंट। अच्छा, C1 ज़रूरी नहीं है, आप A B C कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, K1 K2, जस्ट हमने कांस्टेंट यूज़ करना है, सम कांस्टेंट। मैंने उसका नाम रखा है C1, e की पावर आएगा पहले ये m1 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर प्लस सेकंड कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर m2 और फिर ये x। तो y किसके बराबर हो जाएगा जी, C1 एक्सपोनेंशियल m1 कितना है जी, 2x है, और C2 m2 कितना है जी, 1, तो 1x ये होता है। ये आपके पास आ गया जी, सॉल्यूशन आ गया, ये आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम एक थर्ड ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, और एक थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ताकि वहाँ से भी हमें आइडिया हो जाए कि कोशिश करते हैं अगर कोई थर्ड ऑर्डर की ऐसी मिली कि जिसमें सारे रूट्स डिफरेंट हो, अगर मुझे ऐसी इक्वेशन मिल जाती है तो फिर हम थर्ड ऑर्डर की तरफ भी चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इक्वेशन एक मैं आप लोगों से सॉल्व कराऊंगा, वो 8th ऑर्डर की है, लेकिन वो इतनी मुश्किल नहीं है, आप लोग बहुत आसानी के साथ हल कर लेंगे। लेकिन एक दफ़ा आप लोग अगर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है, ठीक है, देखते हैं जी, एग्जाम्पल 3, ठीक है। y ट्रिपल प्राइम 6, अच्छा जी,
अच्छा, थर्ड ऑर्डर में सम टाइम ये इशू आता है ना कि वो इक्वेशनों को हल करने का आपके पास मसला आएगा। बहरहाल एक थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, वाई ट्रिपल प्राइम प्लस 6y डबल प्राइम प्लस 11y प्राइम प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये एक थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे विच इज़ वेरी सिंपल। क्या होगी जी सॉल्यूशन, अब हम स्टेप वेप नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m, और देखिए ना, थर्ड डेरिवेटिव की जगह m क्यूब, सेकंड डेरिवेटिव की जगह m स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह m, और यहाँ पे जब डेरिवेटिव नहीं है तो जस्ट ये कांस्टेंट लिख देना है इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब इस पे तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी नहीं लगा सकते, ये फैक्टराइज भी नहीं हो रही है इनफैक्ट। तो फिर इसको हल करने का तरीका क्या है, तो इसका हल करने का तरीका तो हमें आता ही है, लेकिन फिल वक्त मैं नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ लेक्चरों में बाद में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि क्यूबिक इक्वेशन को हल करने का जो तरीका है वो क्या है। वैसे जो लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं वहाँ पे भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मैंने कई मेथड डिस्कस किए हैं। उसमें से एक मेथड जो है, जो शॉर्टकट है, वो है जी कैलकुलेटर का। तो इस पे कैलकुलेटर पे मैं बनाऊंगा एक छोटी सी वीडियो, इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। फिल वक्त सपोज कर ले कि हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो m की वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही है, मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। ये m की एक वैल्यू आ रही है -1। m की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 3, क्योंकि m के ऊपर पावर 3 है, ठीक है। और अगली जो वैल्यू आ रही है वो -2 आ रही है, और अगली जो वैल्यू आ रही है वो -3 आ रही है, ठीक है जी। ये आपके पास m की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब एक m की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, m1, एक को कहेंगे m2, एक को कहेंगे m3। अच्छा, अगर आपके जहन में सवाल ये उठ रहा हो कि ये m की ये वैल्यूज़ कैसे निकली है, तो ये मैंने कैलकुलेटर से निकाली है फिल वक्त, ठीक है। कैलकुलेटर में ये इक्वेशन के मैंने कोएफिशिएंट लिख दिए एंटर का, बस हमने आंसर का बटन दबाया और ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। इस पर मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बना लूँगा, ठीक है, कि इसको कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, और इसको मैनुअली कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। अच्छा, अब 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, m1। ये रूट्स हैं, रूट्स कैसे हैं चेक करें। रूट्स आर रियल प्लस डिफरेंट। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सिंस रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट देयरफॉर आवर सॉल्यूशन विल बी, आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी क्या होगा, y इज इक्वल्स टू c1 यानी सम कांस्टेंट, e की पावर यानी एक्सपोनेंशियल, पढ़ना वैसे यूँ चाहिए, एक्सपोनेंशियल m1x, c2 एक्सपोनेंशियल m2x प्लस c3 एक्सपोनेंशियल m3x। क्योंकि 3 वैल्यूज़ थी इसलिए हम और इक्वेशन भी थर्ड ऑर्डर की है, इसलिए 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, 1 2 3। तो सॉल्यूशन निकालें, क्या आएगा जी, c1 एक्सपोनेंशियल -1 है तो ये -x हो जाएगा, c2 एक्सपोनेंशियल -2x हो जाएगा, c3 एक्सपोनेंशियल -3x हो जाएगा। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, ठीक है जी, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अच्छा, अभी हम कुछ सपोजिशन करते हैं, ठीक है, ऐसे जस्ट डिस्कशन के लिए। फर्ज कर लेते हैं, सपोज कि हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आफ्टर हम कर देते हैं कि द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर, ये हम सपोज कर रहे हैं जस्ट कि किसी ने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, उसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद ये रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। रूट्स जो है ये आ रहे हैं, एक आ रहा है 1, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 4, एक आ रहा है 5। क्या करेंगे जी, सिंपल है, एक का नाम क्या रखेंगे m1, एक का नाम क्या रखेंगे m2, अगले का नाम m3, अगले का नाम m4। और सॉल्यूशन क्या होगा जी, सॉल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। हमारे पास सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू, चूँकि 4 वैल्यूज़ आई हैं तो 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, c1 e की पावर में पहले क्या लिखेंगे 1x प्लस c2
एक्सपोनेंशियल फिर 3x, फिर C3 एक्सपोनेंशियल 4x, फिर C4 एक्सपोनेंशियल 5x। ठीक है। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि किसी ने एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व किया और ये रूट्स आ गए -12, 3/2, 5/9, 1, -7। ये जस्ट हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। 6 इस तरह के आ गए, ठीक है। ये जस्ट सपोजिशन है, ठीक है। रूट्स ये आ गए। अब जब रूट्स ये आ गए तो एक को क्या कहेंगे M1, एक को कहेंगे M2, एक को कहेंगे M3, ये M4, ये M5 और ये M6। ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। जो y होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा C1 एक्सपोनेंशियल के ऊपर ये पावर आएगी -12x, फिर C2 एक्सपोनेंशियल के ऊपर ये पावर आएगी 3/2x, फिर C3 एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर आएगी 5/9x, फिर C4 एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर ये आएगी यानी 1x, फिर प्लस C5 e के ऊपर पावर आएगी -7x, और फिर C6 और e के ऊपर पावर आएगी 6x। ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, आज के जो इस लेक्चर को समराइज करते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हमने थर्ड ऑर्डर भी एक देखी है, ठीक है। उसको कंप्लीट सॉल्यूशन हमने उसका नहीं देखा है कि वो असल में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वो नहीं देखा हमने। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी और थर्ड ऑर्डर हमने ली, होमोजीनियस थी, कांस्टेंट कोएफिशिएंट थे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने स्टेप्स देखे हैं कि जी पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करें। और हमने आज एक ही केस पढ़ा है और वो केस ये रहा कि जब ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपने रूट्स की तरफ देखना है। अगर रूट्स रियल हैं और डिफरेंट हैं तो फिर सॉल्यूशन को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया। अगर दो रूट्स आ गए हैं तो यू आएगा C1 एक्सपोनेंशियल M1x प्लस C2 एक्सपोनेंशियल M2x, और इन्हीं रूट्स का एक का नाम M1 रख दिया, एक का नाम M2। अगर ये तीन वैल्यूज़ आई होती तो फिर क्या करते, यहाँ C3 लगा देते एक्सपोनेंशियल के ऊपर M3x। अगर 4 वैल्यूज़ आ रही होती तो प्लस C4, 5 वैल्यूज़ आ रही होती C5, अगर n तक आ रही होती तो प्लस Cn और एक्सपोनेंशियल की पावर वो ही Mnx आ जाता। ठीक है जी। तो ये आपके पास केस नंबर 1 था कि जब रूट्स रियल हों और डिफरेंट हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब रूट्स रियल हों मगर रिपीटेड हो या सेम हो या इक्वल हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे। तो ऐसे केस में इंशाल्लाह हम जो भी करेंगे वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।